हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय प्रदेश। बहुत सारे नाम हैं। अरावली प्रदेश भी कहा जाता है, पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्यवर्तीय अरावली यानी कि जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है अरावली, उस वाला स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं, वीडियो लेक्चर नंबर ये 12 है और 12, 13 और 14 ये 3 वीडियो लेक्चर ऐसे आएंगे जो सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न कवर कर सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहली बात ये ध्यान से सुन लेना कि ध्यान से लगा करके देखना है कि क्या क्या चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जो लिखा हुआ है उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो समझा रहा हूं उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न बनेंगे वो कहीं से भी नहीं बनेंगे, इस मैप से बनेंगे। अब ये मैप किस प्रकार से आपको याद रखना है, किस प्रकार से इसमें अरावली का डिवाइजन करना है, किस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, जब बात अरावली की हो रही है तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अरावली है क्या, क्यों है, कहाँ है, किस तरीके से है। जब अपन को ये पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से कहाँ पर स्थित है, अपन को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, टोटल 13 जिले हैं। अलग अलग किताबों में जाइएगा, कहीं 10 जिले लिखे हुए हैं, कहीं 11 लिखे हुए हैं। कारण सबका मैं बता दूंगा क्या कारण है, क्यों ये चीज़ें लिखी हुई है। टोटल 13 जिले हैं। शुरुआत होती है अलवर से। कहाँ से निकलेंगे? अलवर से निकलेंगे। पहुंचना कहाँ है? सिरोही पर। ये फैली हुई है अलवर से सिरोही पर, लेकिन ऐसे नहीं फैली हुई जैसे मैंने बनाया है, ये ऐसे फैली हुई है। पहले अलवर, फिर जयपुर, फिर भीलवाड़ा, फिर राजसमंद, फिर उदयपुर। ये इस प्रकार से है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, अलवर से निकलकर जयपुर आई, टोंक का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे लग गया है। टोंक इसके अंदर आता नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। देख लीजिएगा, अलवर से निकलेगी, अलवर से आते अजमेर में संकरी हो जाएगी, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ होते हुए कहाँ जाएगी? डूंगरपुर। डूंगरपुर जो है नाम में डूंगर है। अरावली जो है, अरावली के नाम में पर्वत है। पर्वत और डूंगर में कोई असमानता थोड़ी होती है, तो डूंगरपुर तो जाना ही जाना है। अब होता क्या है कि सिरोही से निकलते हुए हमको पहुंचना है पाली, पाली से वापस अजमेर, नागौर को टच नहीं करना है। जयपुर की तरफ से ये देख लीजिए झुंझुनू तक ये जाती है। समझ में आई बात? समझ में बात ये आती है कि टोटल अपने पास 13 जिले कवर हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात नागौर नहीं है और टोंक भी नहीं है। टोंक और नागौर दोनों नहीं है, और इधर बांसवाड़ा नहीं है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, बहुत बार ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में आया होगा, अरावली शेखावाटी क्षेत्र में जाती है पर अरावली कभी चूरू में नहीं जाएगी। ध्यान रख लेना, शेखावाटी क्षेत्र के 2 जिले आते हैं, ये पूछ लिया था। शेखावाटी क्षेत्र में किस जिले में जा रही है? तो जो जिले आ रहे हैं, एक आ रहा है अपने पास सीकर, एक आ रहा है झुंझुनू। समझ में आ रही बात मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? क्योंकि सीकर, झुंझुनू, अजमेर, ये देख लीजिए पूरा एरिया वही आता है, पाली भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये पूरा डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। आपको 2 डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये 2 डायग्राम अगर आपने समझ लिए तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया इस क्षेत्र का। यही बहुत बड़ा मैटर करता है। सबसे पहले तो ये बात कि कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। गिन भी लेते हैं। पहले अपन कहाँ आए थे? पहले अलवर में आए थे, फिर दूसरे नंबर पे जयपुर में, तीसरे नंबर पे अपन अजमेर आए थे। टोंक हमने छोड़ दिया है, फिर भीलवाड़ा आ रहे हैं, फिर चित्तौड़गढ़ भी आ रहे हैं, फिर प्रतापगढ़ आ रहे हैं, और फिर डूंगरपुर निकल जा रहे हैं, लेकिन बांसवाड़ा नहीं जा रहे हैं। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 1 7। उदयपुर आ गया 8, सिरोही आ गया 9, पाली आ गया 10, राजसमंद आ गया 11, अजमेर जयपुर पहले ही था, 12 सीकर और 13 झुंझुनू। समझ में आ गई बात? कहीं जगह 10 लिखा हुआ है, कारण यह है कि जो जिले बहुत ही कम स्थान घेरते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बहुत कम स्थान घेरने वाले भी जिले इसके अंदर है, जैसे कि पाली ले लीजिए, या छोटा सा स्थान ले रहे हैं तो उनको लोगों ने गिना नहीं, जैसे झुंझुनू ले लीजिए। इस वजह से लोग 10 कर देते हैं या 11 कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 13 है। दूसरी सबसे बड़ी बात, लोग कहेंगे कि सर ये सारी चीजें तो जो पर्वतमाला है वो तो इस क्षेत्र में भी है। भाई आप अखबार पढ़िए, कभी भी कोई अखबार में फोटो आता है पहाड़ का तो नीचे अखबार की हेडलाइन ये लिखी होती है, अरावली की पहाड़ियों में देखा गया सांप या देखा गया शेर। अब हर जगह अरावली तो नहीं हो सकती। सीन यह है कि ये जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती वाला क्षेत्र है, इसके अंदर जो पर्वतमाला है, यहां भी पर्वतमाला है, वो मुकंदरा हिल्स है।
मुकंदरा की पहाड़ियां हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो उसके बाद कोटा के आसपास के क्षेत्र के बाहर की जितने फैली हुई या और भी इस एरिया से बाहर निकली हुई है, वो जितने भी पर्वत हैं वो अरावली के अपभ्रंश से बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो अरावली नहीं है। जिस प्रकार से आपका हिमाचल है उसके अपभ्रंश से कितने सारे पर्वत बने हुए हैं। कहां तक फैला हुआ है हिमाचल? चीन से और चल रहा है पाकिस्तान तक, बहुत सारा पार्ट कवर करता है इंडिया का भी। तो आप इसी तरीके से इसको समझें। मेन एक्चुअल तो ये 13 है, उसके अलावा जो है वो अपभ्रंश से बने हुए पहाड़ है, पर्वत है, जिन्हें कभी कभी मूल भाषा में अपन अरावली कह देते हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम भी है, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेन अरावली इन 13 जिलों में ही स्थित है। अब यहां से कहानी शुरू हो जाती है। जब अरावली इस प्रकार से आपके राज्य को काटती है ना, तो बहुत सारे परिवर्तन इसके अंदर हो जाते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? पहला होता है भौतिक परिवर्तन। अरावली कोई रेखा तो है नहीं कर्क रेखा के जैसे जो निकल जाएगी, दिखेगी भी किसी को नहीं। ये एक पर्वत है, यहां से इधर का मानसून नहीं जा सकता, इधर से इधर का मानसून नहीं आ सकता। पहला परिवर्तन जो होता है वो भौतिक प्रदेश में ये बांट देती है, भौतिक परिवर्तन ये लाती है। दूसरा, अरावली अपने साथ बहुत सारी विविधताएं लेकर चलती है। बहुत सारे जो है इसके अंदर मिनरल्स निकलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। जो चट्टाने हैं वो ज्यादातर ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट चट्टाने हैं, तो वहां उनका पत्थर निकलता है, कई सारे जो है खनिज निकलते हैं। इस वजह से उद्योगों को काफी ज्यादा ही इफेक्ट करती है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं जहां जहां अरावली है वहां वहां उद्योग जो है अपेक्षाकृत अलग हिसाब से डेवलप हुए हैं, जबकि अलग स्थान पर अगर हम देखें, जैसे ही आप देख सकते हैं उद्योगों के हिसाब से, खनिजों के हिसाब से, आप अगर अजमेर के अंदर देखें तो मार्बल्स जो है वहां उनकी काफी ज्यादा इंडस्ट्रिया डेवलप हुई है, क्योंकि ग्रेनाइट और मार्बल्स काफी ज्यादा उस क्षेत्र से खदान में निकाले जाते हैं और वहां से उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो उद्योग इस प्रकार से अरावली जो है प्रभावित करती है। आगे हम देखें तो खनिज पाए जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि झुंझुनू के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती खेतड़ी, खेतड़ी सिंगाड़ा, तांबे की जो मात्रा है काफी ज्यादा यहां पर पाई जाती है। झुंझुनू के खेतड़ी और सिंगाड़ा का जो क्षेत्र आता है उसके अंदर। उसी प्रकार से जयपुर में अगर अपन देखें तो लोहे की मात्रा यहां पर पाई जाती है। धात्विक खनिज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो खनिजों से समृद्ध अपना स्थान है वो पड़ता है उदयपुर और चित्तौड़ वाला क्षेत्र। और उदयपुर और चित्तौड़ वाले क्षेत्र से चांदी और कई प्रकार के धात्विक खनिज निकाले जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में भी है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा समृद्ध एरिया यही माना जाता है। तो एक प्रकार से अरावली पर्वतमाला के होने से अपना जो उद्योग है राजस्थान का वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। और न केवल राजस्थान का बल्कि पूरे भारत का जो है सिनेरियो काफी ज्यादा इस अरावली पर्वतमाला की वजह से इफेक्ट होता है। तो पहला हुआ अपना भौतिक प्रदेश, दूसरा हुआ अपना जो उद्योग है। उसके अलावा अपवहन तंत्र, ये सबसे बड़ा बात निकलता है यहां से। अपवहन तंत्र जो है वो भी काफी ज्यादा न केवल राजस्थान का बल्कि भारत का। अब सबसे पहली बात की जाती है अपवहन तंत्र होता क्या है। अपवहन तंत्र वो तंत्र होता है कि जिसमें पानी का बहाव किधर होगा, किस प्रकार से होगा। तो जो नदियां आपके इस तरफ से निकलेगी वो सारी नदियां जो है वो कहां जाएगी, अरब सागर में। और इधर से जो नदियां निकलेगी वो सारी नदियां जो गिरती है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न बना हुआ है कि अरावली पर्वतमाला के आपके जो है पूर्वी क्षेत्र से जो नदियां निकलती है वो क्या कहां गिरती है, तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और जो नदियां अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा से निकलती है या पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है वो गिरती है अरेबियन सी में, अरब सागर के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरावली की वजह से भी कई सारी नदियां जो है निकली हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं अजमेर क्षेत्र से लुंगनी नदी का निकास हुआ है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं बहुत सारे बांध इधर दक्षिण साइड में अगर आप देखें तो अरावली से निकली हुई नदियों पे बने हुए हैं। तो इस प्रकार से भी अरावली जो है काफी ज्यादा इफेक्ट राजस्थान के अंदर डालती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो चौथा जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट बनेगा कि सांस्कृतिक विविधताएं भी काफी ज्यादा अरावली की वजह से है। जो इस क्षेत्र में रहेंगे अरावली के, उनके पास पानी कम है, उनके पास जो है नदियां नहीं है, ज्यादा नदियां नहीं है। अगर आप देखें तो ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट है जो अरावली पर्वतमाला है उसके आसपास ही पाए जाते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर भले आप प्रतापगढ़ हो, डूंगरपुर हो, उदयपुर का एरिया भी ट्राइबल बेल्ट के अंदर ही आता है। तो सबसे ज्यादा ट्राइबल बेल्ट जो है इस एरिया में पाए जाते हैं। तो सांस्कृतिक
महत्व भी एक प्रकार से अरावली का है, सांस्कृतिक के तौर पे भी ये डिवाइड करती है, एक प्रकार से विविधता पैदा करती है। डेफिनेटली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में तो ज़्यादातर रेत है, गर्मी है, तो यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है वो अलग होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नदियाँ भी है और ठीक ठाक तरीके से इतना कुछ जो मिट्टी है वो भी उस प्रकार की नहीं है, तो यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है वो अलग प्रकार की होगी। तो इस प्रकार से अरावली जो है काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है राजस्थान के पूरे एरिया में, किस प्रकार से अलग अलग डाइवर्सिटी पैदा करती है, अलग अलग प्रकार से इसमें अपन बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब यहाँ से जो फैक्चुअल प्रश्न बनेगा वो प्रश्न इस प्रकार का बनेगा कि या तो ऊंचाई पूछी जाती है, या जिले पूछे जाते हैं, या फिर जो होता है जो महत्वपूर्ण यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं उनकी अलग अलग पिक्स पूछ ली जाती है, या फिर कंपैरिजन करवा लिया जाता है। तो इन सभी के लिए ये हो सकता है कि इधर वाले जिले को और इधर वाले जिले का कंपैरिजन कुछ करा लिया जाए, कूट अगर दे दिया जाए आपको, तो सारी चीज़ों को नोट्स वाइज डिटेल में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने डायग्राम आपको बताया था, सबसे पहले अरावली का क्षेत्र आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें भी बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो है मध्य अरावली वाला भौतिक प्रदेश है। अब पॉइंट टू पॉइंट अगर अपन देखें तो सबसे पहली बात आती है, ये सबसे प्राचीनतम विलित पर्वत श्रेणी है और अरावली का निर्माण जो है मुख्यतः क्वार्टजाइट चट्टानों से हुआ है। जो मैं आपको पहले बता दिया, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट जो है इसके अंदर पाई जाती है, यही मुख्यतः इसके अंदर है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति भूगर्भ इतिहास जो होता है कि प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प से हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में 23 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच वो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स है जो इसको डिनोट करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है और कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है। लंबाई पे भी प्रश्न बनते हैं, पूरी लंबाई भी पूछी जाती है अरावली की, जो कि आपके गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ही, और जो राजस्थान में जितनी लंबाई है वो लंबाई भी पूछी जाती है। आगे चलते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश और बाकी जो आपका दक्षिण का पठार आता है, दक्षिण पूर्वी पठार, वो पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी कि ये पूरा एरिया जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला पूरा एरिया ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि इसमें दक्षिणी पूर्वी पठार भी आ रहा है और अरावली का जो है पार्ट भी आ रहा है। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है बहुत बार। आगे चलते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है किस प्रकार से फैली हुई है। ये फैली हुई है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विस्तार है और मानसून की दिशा के समांतर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में तो अधिक है और उत्तर पूर्व में इसकी चौड़ाई ऊंचाई कम हो जाती है। कहना ये चाह रहे हैं मैप के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं कि तो ये अरावली जो है उत्तर पूर्व कहाँ आएगा अपना, उत्तर पूर्व अपना आता है यहाँ पर, ये उत्तर पूर्व का इलाका है, यहां से इधर तक ये फैली हुई है। ठीक है, अब ये यूं कह रहे हैं कि जो मानसून की दिशा है उसके समानांतर है, उसके पैरेलल ये चलती है। अब होगा कैसे, जब अगर मान लीजिए यहां पर विस्तार ज्यादा होगा और यहां पर विस्तार कम होगा तो मानसून तो इधर से इधर जाता है, क्योंकि नीचे से तो मानसून आता है, तो फिर समानांतर कैसे हुआ, समानांतर नहीं होना चाहिए फिर क्योंकि मानसून तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, सीन ऐसा है, आप ध्यान से समझिए कि विस्तार तो ज्यादा है लेकिन क्या है, ऊंचाई जो है वो इस क्षेत्र में ज्यादा है। यहां ऊंचाई ज्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऊंचाई कम होती जाएगी, और ऊंचाई कम होती जाएगी तो मानसून आगे वेरी करेगा ही करेगा। इस वजह से ये मानसून के अनुकूल है, राजस्थान में वर्षा इसकी वजह से होती है। अगर ये आगे से यहां से ऊंची होती और यहां से नीची होती तो मानसून को आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती। लेकिन होता क्या है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये ऊंचाई पे है और यहां जैसे जैसे आगे जाते हैं ये नीचाई पर आ जाती है। इस वजह से मानसून के पैरेलल चलती है और बरसात भी होती है इसी की वजह से। आप यहां पे देख सकते हैं, अभी मैंने आपको ये बताया अरावली पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा उत्तर पूर्व, जो कि ऊपर में पूर्व में अभी बताया मैंने, अलवर वाला क्षेत्र जो आता है दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये है और ये मानसून की दिशा के समानांतर है। समानांतर क्यों, आपको समझ में आ गया होगा, सीधी बिल्कुल चल रही है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है। दक्षिण पश्चिम कहाँ आता है, नीचे, दक्षिण पश्चिम में अधिक होती है और उत्तर पूर्व में कम होती है। जब नीचे अधिक है और ऊपर कम है, आगे तो आगे जाएगी वो डेफिनेटली नीचे से चलेगी तो ऊपर जाएगी वो आगे जाकर के। तो ये जो है पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व में दिल्ली रायसीना हिल पहाड़ी तक जाती है और पश्चिम में
खड़ेक ब्रह्म एक स्थान है, पालमपुर गुजरात में ये स्थित है, वहां तक फैली हुई है, इतनी लंबाई इसकी है। आपको ये भी ध्यान रखना है, दिल्ली रायसीना हिल और पालनपुर गुजरात तक ये फैली हुई है। टोटल जो इसकी लंबाई है वो मैं आपको कल ही बता चुका हूं। इसकी अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का 9.3% है और यहां राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। ये मान लीजिए कि 10% लोग तो राज्य के अरावली पर्वतमाला के ऊपर ही रह रहे हैं। टोटल 9.3% भूभाग पर यह है, तो कुल मिला के वही 10% वाला आंकड़ा यहाँ पर आता है। एग्जैक्ट आंकड़ा पूछा जाए तो आपको 9.3% तो भूभाग का और 10% जो है जनसंख्या का लिखना होगा। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है इसका। अब जब 10% जनसंख्या निवास कर रही है और इतने सारे भूभाग में, यानी 9.3% लगभग 10% के आसपास ही आंकड़ा आ जाता है, इतना भूभाग घेरे हुए हैं, तो एक बात बनती है, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, 692 किलोमीटर तो इसकी कुल लंबाई है और 550 किलोमीटर यानी कि 550 किमी ये अकेले राजस्थान में है। पूरे राजस्थान का ये लगभग आप मान के चलिए 80% हिस्सा जो है वो घेरती है। तो इतना हिस्सा जो है इसका अरावली पर्वतमाला का राजस्थान के अंदर पड़ता है। मात्र 20% हिस्सा ही है जो अन्य स्टेट के अंदर है। अब इसमें टोटल अपने पास 13 जिले आते हैं, जिनका जिक्र मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं। टोटल 13 जिलों में अगर नाम पूछा जाए तो वैसे वहां पे बता ही दिए, फिर भी आपको इस प्रकार से नाम याद नहीं करने हैं। इस प्रकार से नाम याद करोगे भूल जाओगे, कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। आपको सीधा नाम के अगर पूछा जाए तो मैप पे जाना है, दिमाग में मैप को याद करना है, कहां से निकले थे अपन ये देख लीजिए, वैसे ही आपको नाम याद हो जाएंगे। अपन अलवर से निकले, जयपुर गए, फिर अजमेर आए, फिर भीलवाड़ा आए, फिर चित्तौड़ आए, फिर प्रतापगढ़ आए, फिर डूंगरपुर आए, उदयपुर बीच में आ गए, फिर सिरोही आए, फिर पाली, वापस अजमेर, फिर सीकर, जयपुर होते हुए फिर झुंझुनू। ऐसे ही कुछ डायग्राम मैंने बनाया था। यहाँ पर डायग्राम बनाने में काफ़ी दिक्कत आती क्योंकि हमारे पास मोबाइल से पढ़ा रहे हैं यार, इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। तो ये है अपनी अरावली, ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जयपुर ये तो पहले जोड़ लिए थे, 11 12 13 अपने पास हो चुके हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, राजसमंद अपन ने उसमें काउंट नहीं किया है, ये करके 13 हुए, वहां तक 12 ही हो रहे थे, कंफ्यूज मत हो जाना। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये अगर नॉलेज है, ये आपको पता है, तो आप इसने इससे क्या फायदा हुआ, आपको पता चल के बांसवाड़ा नहीं आता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता चल गया कि शेखावाटी का क्षेत्र आता है लेकिन चूरू नहीं आता है। आपको ये भी पता चल गया कि नागौर टोंक दोनों नहीं आते हैं। अजमेर में से संकरी होकर के निकलती, जयपुर में से भी संकरी होकर के निकलती है और इधर आकर के फैल जाती। तो मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ फैला हुआ है और ऊंचाई पे भी है ये भाग ऊंचाई पे है, ये भाग नीचाई पे है। तो मानसून इधर से आएगा तो ऊंचा है, नीचे की तरफ चला जाएगा। समानांतर वाला लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही पढ़िए, मैं कह रहा हूँ एक बार दिमाग में छप गया तो छप जाएगा ये। अब वैसे आप रटते रहिए, अजमेर, भरतपुर, पाली, जोधपुर, कुछ भी आपको जिले याद नहीं होना। समझे ये बात? आगे चलते हैं। हालांकि मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं। गुजरात वाला पालनपुर है ही सही, और खेड़ ब्रह्म आप याद रख सकते हैं, स्थान का नाम है वहाँ का। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो रायसीना हिल, जहाँ से बीटिंग डिस्ट्रिक्ट होती है, अभी जस्ट हुई थी, राष्ट्रपति भवन भी वही है। आगे चलते हैं। अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राज्य की जलवायु पर होता है, होगा ही होगा, क्योंकि पहाड़ है, जलवायु तो परिवर्तित होती है। एक तरफ अरावली के बिल्कुल सूखा आ जाता है, एक तरफ नदियां भी हैं। बहुत सी नदियां तो ऐसी भी है जो अरावली के पहाड़ों से निकली हुई, वहीं बांध बना लिया और वहीं के लोग उससे पानी ले रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी आप देख सकते हैं दक्षिण के क्षेत्र की नदियां हैं। अरावली पर्वतमाला को वर्षा विभाग या जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा और सघन वर्षा वाली वनस्पति पाई जाती है। सघन वर्षा और सर्वाधिक वर्षा वाली वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और एक बात मैं और बता दूं, अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो हो सकता है जो आपका रेगिस्तान है वो पूरे राजस्थान को कवर कर लेता, क्योंकि मानसूनी कंडीशन ही तो डिपेंड करती है। पर्वत बीच में आ जाता है तो मानसून जो है अलग अलग प्रकार से इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा लॉजिक ये आ जाता है कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ये चीज को आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ये कहा है कि वर्षा विभाजक है, इसके साथ साथ इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा और सघन वनस्पति पाई जाती है। अब क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि इस क्षेत्र में, क्षेत्र कौन सा है? अरावली, मध्य अरावली वाला क्षेत्र, जो कि अपन भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे हैं ना, तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, भौगोलिक प्रदेश में से
इस अरावली, मध्य अरावली वाले प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा पाई जाती है। पूरे राजस्थान में 4 भागों में डिवाइड किया गया राजस्थान को प्रदेशों में, और चारों में से सिर्फ अरावली वाला, जो मध्य अरावली वाला क्षेत्र है, इसी के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जिला पूछा जाएगा तो जिला कहां पर बताना है अपन को? जिला बताना है अपन को झालावाड़ का। फिर ये मत कह देना कि सर झालावाड़ तो आपने अरावली में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वहां पे अपन क्या बता रहे हैं? अपन जिला बता रहे हैं। भौगोलिक प्रदेश पूछा जाएगा, अरावली बताया जाएगा, जिला पूछा जाएगा, झालावाड़ बताया जाएगा, स्थान पूछा जाएगा, माउंट आबू बताया जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, स्थान माउंट आबू है, जिला झालावाड़ है, और भौगोलिक प्रदेश आपका जो है मध्य अरावली, अरावली पर्वतमाला वाला प्रदेश है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? राजस्थान की लगभग सभी नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलकर इसके दोनों ओर पूर्व एवं पश्चिम में बहती है। पहले बता दिया मैंने आपको। इसके पूर्व में गिरने वाला जल नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में गिरने वाला अरब सागर में जाता है। बिल्कुल आपको पता है इसे क्यों जाए, क्योंकि एक साइड में पश्चिम में बंगाल खाड़ी और एक साइड में अरब सागर, अरेबियन सी आपका गिरता है। देखो मैप से सब कुछ, ये तो बस लिखा हुआ है, मैप से सब कुछ अपन ने कर लिया है। वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है। जलवायु जो है उपाद्र होगी। अब देख लीजिए, पहला वाला जब हमने पढ़ा था मरुस्थलीय, उसमें कौन सी थी? शुष्क और अर्ध शुष्क। यहां पे क्या आ गई? उपाद्र, मतलब ठंड आ गई थोड़ी। ठीक है ना? तो ध्यान रख लेना, जैसे जैसे नीचे आएंगे ना राजस्थान में, जैसे जैसे इधर आते जाएंगे बहुत सारा परिवर्तन होता जाएगा। मिट्टी जो होती है काली होती, लाल भूरी होती है, और कंकरीली भी मिट्टी इसके अंदर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रख लेना। अब आता है एडवाटा। राजस्थानी भाषा में अरावली पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, इसका अर्थ होता है ए बीम लाइंग अक्रॉस। क्या होता है? ए बीम लाइंग अक्रॉस, यानी कि एक बहुत बड़ा जो है आपका पिलर है, बीच में लेटा हुआ है राजस्थान के। तो हो भी ऐसा ही रहा है, बीच में लेटा हुआ है राजस्थान के, ए बीम लाइंग अक्रॉस। तो इसे कहा जाता है एडवाटा। ये भी पूछ लिया जाता है। कुल लंबाई जो है पहले बता दिया 692 और 550 राजस्थान के अंदर किलोमीटर के अंदर आएगी। ऊंचाई पूछी जाएगी तो मीटर के अंदर आएगी। ऊंचाई का आंकड़ा अभी बाद में डिटेल में लेंगे, अभी लंबाई पे चल रहा है इसलिए किलोमीटर अपन बोल रहे हैं। 80% भाग ये कवर करती है। ये डिटेलिंग 3-4 बार पढ़ने के लिए अब तो रट गया होगा आपको। सर्वाधिक महत्व जो है उत्तर पश्चिम में फैले विशाल थार के मरुस्थल को दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ने से रोकना। मैंने अभी जस्ट एक बात कहा था, मैंने कहा अरावली नहीं होती तो ये आपका जो है ना रेगिस्तान, ये इधर आ जाता, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती तक आ जाता है, ये धौलपुर तक चला जाता। तो हुआ क्या? धौलपुर से आगे निकल जाता है, यूपी में चला जाता है। ये किसने रोका? अरावली पर्वतमाला ने रोका। तो सर्वाधिक महत्व यही है इसका कि इसने रेगिस्तान को रोक दिया, जनजाति विकसित हुई, और जनजाति विकसित हुई, संपन्न हुई, और एक जो संपूर्ण रेगिस्तानी राज्य बन सकता था वो नहीं बना, राजस्थान, जिसका फायदा हमें मिलता है। आगे चलते हैं। अजमेर में अरावली श्रृंखला का सबसे कम विस्तार इस जिले में है। अपन ने संकरा कर दिया था ना, बिल्कुल ऐसे कर दिया था, अजमेर में ही किया था वो। उदयपुर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार इस जिले में है। इस जिले में सर्वाधिक विस्तार क्योंकि पूरा उदयपुर अपन ने इसमें लगभग कवर ही किया था, अपन ने डायग्राम में देखा अभी। इसके साथ अगर बात की जाए तो 930 मीटर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला समुद्र तल की औसत ऊंचाई है। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ऊंचाई जहां पर आएगा वो आएगा मीटर में। किलोमीटर मीटर में कंफ्यूजन नहीं होता। लंबाई जहां पे आएगी आपका जो है, आपका पूछा जाएगा विस्तार कहां तक है, विस्तार पूछा जाएगा तो वो आता है वर्ग किलोमीटर में या वर्ग मीटर में, और लंबाई पूछी जाएगी वो आएगी किलोमीटर में, और अगर आपका पूछा जाएगा ऊंचाई तो वो आएगी मीटर में। 930 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां से? समुद्र तल से। ठीक है, और ये कौन सी ऊंचाई है? औसत ऊंचाई, ध्यान रख लेना। निक्की झील सिरोही में स्थित है, और माउंट आबू वाला एरिया है ये सिरोही स्थित है। ये मीठे पानी की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई झील है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। अब यहां तक आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से इस मैप को देखिएगा और समझिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि ये 2 पार्ट में अपने इस वीडियो को करेंगे, क्योंकि अभी मैं कल आकर वापस इसी चीज़ का 1-2 बार रिव्यू और करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेन चीज़ मैप ही है, जो लिखा हुआ है वो तो जस्ट अभी मैंने पढ़ के सुनाया, बाकी सब कुछ तो मैप का ही बताया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। बने रहिए इस गुजर के साथ। थैंक यू।